हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौधरी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी लाइव क्लास है वो होने जा रही है, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। हमारी जो आज की लाइव क्लास होने जा रही है वो होने जा रही है आपके राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां पे एक वंश हुआ था और उस वंश का नाम है राठौड़ वंश। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र क्या कहलाता? आपका मारवाड़ क्षेत्र कहलाता था। और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर एक वंश होता है जिसका नाम है मारवाड़ का राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश को आज हम इन पीवाईक्यूज के माध्यम से, जो आरपीएससी और आरएसएसबी का नया ट्रेंड है, उस पर आधारित प्रश्नों के आधार पे इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे, इसको क्लास को शेयर कर देंगे और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। बिल्कुल, फिर स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे पहले। चलें, पहला क्वेश्चन आपके राठौड़ वंश का वो है, राजस्थान के राठौड़ वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आज की जो आरपीएससी और आरएसएसबी का ट्रेंड है वो यही होने जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन है। कथनों पे आधारित प्रश्न आएंगे और राठौड़ वंश के बारे में कथन सत्य नहीं है तो ये पूछा है। इनका उद्गम कन्नौज और दक्षिण भारत से माना जाता है। देखो, दक्षिण भारत से माना जाता है। दक्षिण भारत में इनको राष्ट्रकूट बोला जाता है। क्या बोला जाता था? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट से मॉडिफाई होते होते ये क्या बन जाते हैं? राठौड़ बन जाते हैं। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट करते करते इनको क्या बोल दिया जाता है? राठौड़ बोल दिया जाता है। कन्नौज में इनको गहड़वाड़ वंश से रिलेटेड माना जाता है कि भाई ये जो कन्नौज में गहड़वाड़ वंश थे उनसे संबंधित थे। तो ये पहला कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ में इनकी प्रमुख क्या थी? रियासतें थी। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपसे पूछे किशनगढ़ में किसकी थी, ये किशनगढ़ दक्षिण राजस्थान का है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेंगे। बीकानेर वाला क्षेत्र है, सॉरी अजमेर वाले पास में किशनगढ़ है। तो किशनगढ़ में भी इनकी क्या थी? ब्रांच थी। किशनगढ़ में भी इनकी क्या थी? ब्रांच थी। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रख लेंगे। और जो मारवाड़, जो आपकी जोधपुर रियासत है, ये मारवाड़ जो रियासत है ये राजस्थान की स्वतंत्र राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी स्वतंत्रता के समय। तो ये अगला वही पॉइंट है कि स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत थी। बिल्कुल सही बात है। तो सारे कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सत्य हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1240 के अंदर मारवाड़ का कौन सा शासक है? वो मारवाड़ आता है कहां से? बदायूं से। और पालीवाल ब्राह्मण, ये पालीवाल ब्राह्मण वही ब्राह्मण हैं जो पाली क्षेत्र में रहते थे और ये खड़ीन कृषि क्या करते थे? खड़ीन कृषि करते थे। तो ये पूछ ले आपसे क्लास, सॉरी ज्योग्राफी के अंदर भी पूछ ले कि खड़ीन कृषि किन से संबंधित है। तो आपके पालीवाल जो ब्राह्मण है उनसे संबंधित है। जो मारवाड़ के अंदर जो खेती होती थी मरुस्थल के अंदर, मिश्रित कृषि बोलते हैं जिनको, पलाया झीलों में या खड़ीन झीलों में होने वाली कृषि को खड़ीन कृषि बोलते हैं। ये किन की थी? ये पालीवाल ब्राह्मणों की देन थी। तो ये पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए बदायूं से मारवाड़ 1240 के अंदर एक शासक आता है और उस शासक का क्या नाम है? उस शासक का नाम है वो है आपका राव सिंहा। कौन है? राव सिंहा। राव सिंहा सबसे पहले आते हैं। और खेड़, देखो बदायूं कहां पड़ता है? यूपी। और खेड़ अपनी क्या बनाता है? वो राजधानी बनाता है। खेड़ क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। सर्वप्रथम जो राठौड़ों की जो क्या थी राजधानी थी, वो कौन सी थी? खेड़ थी। ठीक है। हाँ, जब राव सिंहा की मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु होती है? राव सिंहा की मृत्यु होती है। तो इनकी जो छतरी है, इनकी छतरी कहां बनी हुई है? कमेंट करके बताओ, राव सिंहा की जो छतरी है वो कहां बनी है? राव सिंहा की छतरी कहां पे बनी है? तो ये बनी आपकी बिट्ठू। कहां पे बनी हुई है? बिट्ठू पाली में पड़ता है। बिट्ठू कहां पड़ता है? पाली में। तो बिट्ठू पाली में किसकी छतरी बनी हुई है? आपके राव सिंहा की छतरी बनी हुई है, जो बदायूं यूपी से आता है। किसके लिए? पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन पे। कौन सा मारवाड़ शासक जिसने कौन सा मारवाड़ शासक जिसने कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागनेची माता की मूर्ति का, कौन सा शासक है
जिसने कर्नाटक से अपनी कुल देवी नागणेची माता, देखो यहाँ से 2% बनते हैं, 2% तैयार होते हैं कि भाई राठौड़ों की कुल देवी कौन सी माता है, नागणेची माता है। चौहानों की कुल देवी कौन सी है, आशापुरा माता है। ठीक है, तो राठौड़ों की जो कुलदेवी नागणेची माता है, इनकी मूर्ति नागाना में स्थापित करता है कौन, कौन करता है बताओ, दूहड़। कौन करता है, राजा दूहड़ राठौड़ है, वो क्या करता है, नागणेची माता की जो मूर्ति है वो कर्नाटक से लेके आता है और कहा नागाना के अंदर क्या करता है, स्थापित करता है। नागाना कहाँ पड़ता है, बालोत्रा में। कहाँ पड़ता है नागाना, बालोत्रा में। खेड़ जगह है, खेड़ जहाँ पे रावसिया की छतरी बनी है, और ये कहाँ पड़ता है, बालोत्रा। ठीक है भाई, तो खेड़ बालोत्रा नागाना के अंदर क्या करता है, मूर्ति स्थापित करता है। चले आगे, अगला प्रश्न है, कौन सा कथन मारवाड़ के शासक मल्लीनाथ जी के बारे में सत्य नहीं है। मल्लीनाथ जी, आप कला संस्कृति के अंदर मल्लीनाथ जी को आप राजस्थान के लोक देवताओं के रूप में भी पढ़ते हैं, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, तो पश्चिम राजस्थान के लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न ये आता है कि कई बार प्रश्न कला संस्कृति में ये पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से कौन से लोक देवता राठौड़ वंश से संबंधित है, तो पाबूजी राठौड़ भी हैं और मल्लीनाथ जी राठौड़ भी। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो मल्लीनाथ जी राठौड़ वंश से संबंधित थे, पश्चिम राजस्थान के लोक देवता भी कहे जाते हैं। इनके समय में राजधानी मेवा नगर थी, कौन सी थी, मेवा नगर थी। इनके समय में राजधानी क्या थी, मेवा नगर थी। और मेवा नगर कहाँ पड़ता है, वो बाड़मेर बालोतरा वाला क्षेत्र है, बालोतरा में पड़ता है भाई। जो अब मल्लीनाथ जी है उनका संबंध बाड़मेर से ही था, और इसीलिए जो आज जो ट्रेन चलती है वहां पे मालानी एक्सप्रेस चलती है ना बाड़मेर के लिए, मालानी एक्सप्रेस, वो मालानी एक्सप्रेस बाड़मेर के लिए मालानी वर्ड यूज में लिया गया था। मालानी क्षेत्र किसके नाम पे, मल्लीनाथ जी के क्षेत्र नाम पे। तो अगला पॉइंट यही है कि इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मालानी क्षेत्र कहा जाता था। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो सारे कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। चले आगे, यहां तक किसी को डाउट है भाई, चलिए अगला देखते हैं। राव चुंडा के बारे में विचार कीजिए, बिल्कुल करते हैं राव चुंडा जी के बारे में विचार। इन्होंने, इनको प्रतिहारों की ओर से मंडोर दहेज में मिला था भाई। प्रतिहार वंश को हराता है और वहां पे शादी करता है, तो दहेज में जो प्रतिहार हैं वो इनको क्या देते हैं, क्या देते हैं, मंडोर दहेज में देते हैं। अब जब मंडोर दहेज में मिला है भाई, ससुराल वालों से दी हुई हर चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और इतना इंपॉर्टेंट था तो राजधानी ये कहाँ, मेवानगर से हटाकर कहाँ बना देते हैं, मंडोर को। तो चुंडा के समय में राजधानी क्या बन जाती है, मंदोर नहीं है भाई, ये मंडोर है। मंडोर वही जहां रावण की क्या बनी हुई है, चंवरी बनी हुई है। मंडोर कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। ठीक है, हाँ जी। तो ये बात सही है कि भाई इनको क्या मिला था, दहेज में मिला था मंडोर। इनको मंडोर क्या मिला था, दहेज में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये पुंगल बीकानेर के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, बिल्कुल सही बात है। पुंगल बीकानेर के जो भाटी थे उनके खिलाफ ये युद्ध करते हैं, और युद्ध करते पुंगल बीकानेर के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और इन्होंने अपने बेटे रणमल को राजा न बनाकर छोटे बेटे कान्हा को क्या बनाया था, राजा बनाया था। ठीक है, और ये क्या मर गए थे, युद्ध के अंदर मरे गए थे, किसके खिलाफ, भाटियों के खिलाफ। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो चारों कथन क्या है, तीनों कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, किस मारवाड़ शासक ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया था। भाई साहब, ये हंसाबाई जी वही हैं जिन्होंने आवल बावल की संधि करवाई थी, आवल बावल की संधि करवाई थी। तो इन जो हंसाबाई है वो किसकी बहन थी, किस मारवाड़ शासक की बहन थी बताओ। वही राव क्या थे, रणमल। किन की बहन थी ये, राव रणमल की। रणमल कौन था, चुंडा का बेटा था। तो चुंडा की बेटी हो गई ना हंसाबाई, राव चुंडा की क्या हो गई, बेटी हो गई, कौन, हंसाबाई। रणमल वही, आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो रणमल बहुत ही बड़ा योगदान निभाता है अपना मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ राजवंश हम क्वेश्चन आंसर लेके तब अच्छे से समझेंगे। रणमल हंसाबाई की हेल्प के लिए बहुत अच्छे से क्या करता है, राणा लाखा की जब मौत हो जाती है तब मेवाड़ को कौन संभालता है, रणमल ही संभालता है। फिर चुंडा को भगा देते हैं वहां से, जो आपके चुंडा थे कौन थे,
हंसाबाई की क्या थे, सौतेले बेटे थे भाई। ठीक है, हंसाबाई का जो पहला पुत्र है लाखा से शादी करने के बाद में वो कौन बनता है, चुंडा बनता है। और एक पुत्र कौन बनता है, मोक्कल। तो चुंडा, कहानी ऐसी बताई जाती है कि जब हंसाबाई का प्रपोजल लेके गए थे, हंसाबाई का प्रपोजल तो लेके गए थे किसके लिए, चुंडा के लिए। राणा चुंडा तो मेवाड़ वाले थे, और चुंडा का जो पिताजी था वो कौन था, राणा लाखा। ठीक है, और राणा लाखा जब बैठे हुए थे दरबार में, तो हंसाबाई की तरफ से क्या आता है, भाई ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण पहले क्या लेके जाते थे, शादी का क्या लेके जाते थे भाई, प्रस्ताव लेके जाते थे। तो मेवाड़ के राणा चुंडा के लिए क्या लेके जाते हैं, प्रस्ताव लेके जाते हैं हंसाबाई का। अब हंसाबाई का जब प्रस्ताव लेके जाते हैं, तब जैसे ही इंटर करते हैं वो ब्राह्मण दरबार के अंदर, मेवाड़ के दरबार के अंदर, तो गद्दी पे कौन बैठा है, राणा लाखा। और राणा लाखा जैसे ही बैठे हैं, तो वो ब्राह्मण बोलते हैं भाई किस लिए आए हो, ब्राह्मणों को पूछते हैं, तो बोले कि शादी का प्रस्ताव लेके आए हैं हम। तो शादी का, सीधा उन्होंने क्या बोला कि शादी का प्रस्ताव लेके आए हैं हम, किसका, हंसाबाई का। तो राणा लाखा के मन में लड्डू फूटे कि वाह, क्या कितना हैंडसम लड़का हूँ यार मैं, हैं? इतनी उम्र हो गई, दाढ़ी के वाल पूरे सफेद हो गए, लेकिन फिर भी मेरे लिए क्या आ रहे हैं, शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं। तो राणा लाखा बोलता है कि हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहां पे दरबारी बैठे थे, वो सारे हंसने लग गए, बोले यार देखो बूढ़िया की शर्म भागी है, बाल का शायद दौड़ा होगा और ब्याह करना चाह है। तब उन्होंने क्या किया, करेक्शन किया। उन्होंने करेक्शन किया ब्राह्मणों के, नहीं साहब आपके लिए नहीं, किसके लिए क्या है, आपके बेटे चुंडा के लिए। फिर दरबारी ऐसे, अब राणा लाखा को बुरा लगा कि भैया तो शादी होगी नहीं, और होगी तो किसके साथ होगी, लाखा के साथ। इस बार बुरा किसको लगा, चुंडा को, कि मेरे पिताजी को क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, है ना। हाँ, पिताजी आज भी क्या है, जवान है। तो राणा चुंडा उनको, ब्राह्मणों को बोलता है कि भैया तो मेरे पिताजी से शादी करोगे हंसाबाई की, मैं तो शादी नहीं करूंगा। ठीक है, या तो करो ही मत यहाँ, या करोगे तो किसके साथ करोगे, मेरे पिताजी राणा लाखा के साथ करोगे। तो ऐसी बात कह के और वो क्या करते हैं, प्रपोजल को ठुकरा देते हैं। अब मान लो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को पहले डर लगता था, यानी ब्राह्मणों को भेजा ना तो वो शादी फिक्स करके ही आएंगे, अगर फिक्स नहीं करके आते तो उनको या तो क्या सजा मिलती थी। तो अब वो ब्राह्मण क्या होते हैं, भैया तो शर्म की बात है हमारे, किसके लिए, राठौड़ वंश के लिए, कि भाई शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया मेवाड़ वालों ने। तो ब्राह्मणों ने क्या बोला कि भाई कोई बात नहीं, शादी तो करनी है, राणा लाखा जी के साथ कर देते हैं। वो वापस आते हैं, बोलते हैं कि ठीक है साहब कोई बात नहीं है, हम किसके साथ शादी करेंगे, राणा लाखा के साथ कर देंगे, लेकिन शर्त है एक, हंसाबाई के अगर कोई बेटा पैदा होगा, हंसाबाई के अगर बेटा पैदा होगा, तो राजा तो कौन बनना चाहिए, हिसाब से चुंडा बनना चाहिए। लेकिन राजा कौन बनेगा मेवाड़ का अगला, वो बनेगा जो राणा लाखा और हंसाबाई से वो क्या होगा, पैदा होगा, वो क्या बनेगा, अपना नया राजा बनेगा। ये शर्त रखते हैं। तब राव चुंडा राणा जो चुंडा है वो क्या लेते हैं, प्रतिज्ञा क्या लेते हैं भाई, जो बोले मैं देखो ब्याह तो करूंगा, सब ब्याह करें, मैंने तो कौन पार पड़ा है। चुंडा ब्याह भी करते हैं फिर तो, और क्या करते हैं, कसम खाते हैं कि भाई जो मेरा बेटा, मेरा जो वंश है, वो क्या नहीं बनेगा, राजा बनेगा नहीं बनेगा मेवाड़ का। ठीक है, बेटा वही बनेगा जो हंसाबाई और राणा लाखा से पैदा होगा। मैं क्या नहीं करूंगा, शादी तो करूंगा, लेकिन मेरा जो वंश है वो क्या नहीं बनेगा, मेवाड़ का राणा राजा नहीं बनेगा। इसलिए राव चुंडा, राणा जो चुंडा है, जो मेवाड़ वाले, उनको क्या बोला जाता है, मेवाड़ का विषम पितामह बोला जाता है। भाई कोई टाइम विषम पितामह ने ये क्या ली थी, शपथ ली थी, और कौन ले रहा है, राणा चुंडा ले रहा है ना। तो ये कहानी थी। और फिर तो क्या, चुंडा शादी भी करता है, और पूरी एकदम सीरीज चलती है, पढ़ोगे आप, चुंडावत, सलूम्बर के चुंडावत वंश। हाँ, तो शादी उन्होंने की थी बकायदा, लेकिन उनके जो बेटे, उन्होंने ये कसम खाई थी कि मेरा बेटा क्या नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा। तो इनसे एक बेटा पैदा होता है मोक्कल। मोक्कल क्या बनता है, फिर अगला राजा बनता है ना। ये मेवाड़े के इतिहास में समझे। तो जो हंसाबाई थी ना, वो कौन थी, ये रणमल जी की तो क्या थी, बहन थी। और जो राव चुंडा थे, राणा चुंडा नहीं है, राव चुंडा है, राव चुंडा की क्या थी, मारवाड़ के राठौड़ जो चुंडा थे, उनकी क्या थी, बेटी थी। समझ में आ गया पर्सन, चले आगे, चलिए। राव जोधा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, राव जोधा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। राव जोधा वही है जिन्होंने जोधपुर बसाया था 1459 में, चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर। कौन सी पहाड़ी के ऊपर, चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर जोधपुर का क्या बना है, दुर्ग बना, और इसको बोलते हैं मेहरानगढ़ का किला। कौन सा किला, मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर के दुर्ग का नाम क्या है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सी पहाड़ी पे बना है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना। और ऐसा बताया जाता है कि जो करणी माता है, उन्होंने इनकी क्या रखी थी, इस महल की नींव रखी थी। हाँ, करणी माता के आशीर्वाद से बसा शहर तो कौन सा है, बीकानेर है।
और करणी माता के द्वारा नींव रखा गया दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है। ठीक है, आशीर्वाद से बसा शहर तो बीकानेर है, और करणी माता के हाथ से नींव रखा गया जो दुर्ग है वो कौन सा है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर में 1459 के अंदर जो राव जोधा वो क्या बसाते हैं? जोधपुर शहर की स्थापना करते हैं। करणी माता के हाथों से क्या करते हैं? चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। दोनों बात सही है कि नहीं है भाई? बताओ, अरे सही है कि नहीं? 1459 के अंदर जब महल बनाते हैं, 1460 के अंदर मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण भी ये करवा देते हैं। ठीक है, सारी बात सही है, बिल्कुल भैया सारी बात सही है। चलें आगे। रानी जसमादे, रानी जसमादे जिन्होंने, रानी जसमादे जिन्होंने जोधपुर के अंदर रानीसर तालाब का अपने बेटे की याद में रानीसर तालाब का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। वो किस मारवाड़ शासक की पत्नी थी? बताओ, किस मारवाड़ शासक की पत्नी थी? तो वो जोधपुर के राजा जोधा की क्या थी? पत्नी थी जसमादे। जोधा की पत्नी क्या थी? जसमादे, जिसने कौन सा तालाब बनाया है? रानीसर तालाब बनाया है। रानीसर, सर का मतलब तालाब, रानी का मतलब रानी द्वारा बना हुआ सर, रानीसर, सर मतलब सरोवर या तालाब। ठीक है, चले आगे। किस मारवाड़ शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है? पितृहंता का मतलब है मारवाड़ का पितृहंता का मतलब है जो पिता को मारकर राजा बने, पिता को मारकर राजा बने। एक राजा हुए मारवाड़ के अंदर, राणा गंगा, सॉरी राव गंगा, और राव गंगा का बेटा कौन होता है? मालदेव। मालदेव बहुत क्या था? शक्तिशाली आदमी था, बहुत साम्राज्यवादी आदमी था। इसने अपने पिताजी को मार देता है, और मारकर और क्या बन जाता है? मारवाड़ का राजा बन जाता है। तो जो मालदेव था, राव मालदेव है, वो सबसे पहले पिताजी को मारकर राजा बनने वाला राजा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? राव मालदेव। चलें आगे। चलो गुरु जी। मालदेव और जेतसी के पहले, मालदेव और जेतसी के मध्य पाहेबा और साहिबा का युद्ध, पाहेबा और साहिबा का युद्ध 1541 के अंदर होता है। पाहेबा और साहिबा का युद्ध क्या होता है? 1541 में होता है, और मालदेव जेतसी को मार देता है। ठीक है, हाँ। और उधर जब मेड़ता की तरफ से बीरमदेव क्या करता है? इसकी सहायता करता है जेतसी की, और बीरमदेव को भी क्या कर देता है? मार देता है, और मेड़ता जीत लेता है। कौन? मालदेव। तो ये भी याद रखेंगे आप। अब बीकानेर के जो कल्याणमल है वो भी इसकी तरफ से आते हैं, जेतसी की तरफ से। और मेड़ता का जो बीरमदेव है, इन दोनों को पीटता है, वो दोनों को पीटता है। तो ये दोनों जाते हैं किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। और फिर शेरशाह सूरी के साथ अगला युद्ध होता है मालदेव का। वो कौन सा होता है? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल की पहाड़ियों में होता है, और वहां पे जगह का नाम है जेतारण। तो जेतारण और गिरी सुमेल का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? जेतारण और गिरी सुमेल का युद्ध होता है। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है आपका, गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध। चले आगे। और देखो, मालदेव है, उसने प्रॉमिस किया था जो आपके मुगल बादशाह थे हुमायूं के साथ, कि जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मालदेव आपके लिए बैठा, आपका भाई। तो भाई उधर एक तो ये कारण हो गया कि भाई इसने किसकी हेल्प की थी? जेतसी की, कल्याणमल और बीरमदेव को ठोका था, और वो किसके सपोर्ट में चले गए थे? शेरशाह सूरी के सपोर्ट में। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये कि शेरशाह सूरी की और हुमायूं की नहीं बन रही थी उधर, दिल्ली के उत्तराधिकार के लेकर। तो उनमें युद्ध चल रहा था, और मालदेव किसका सपोर्ट कर रहा था? हुमायूं का। और हुमायूं का दुश्मन कौन? शेरशाह सूरी। तो इनडायरेक्टली मालदेव का दुश्मन भी कौन हो गया? शेरशाह सूरी। तो हुमायूं तो भागता क्या हो रहा था? फिर रहा था, कहीं काबुल, कभी अपना अफगानिस्तान, उधर घूम रहा था। इधर राजस्थान में मालदेव था, उसने डायरेक्ट युद्ध किया किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। किसके सपोर्ट में? हुमायूं के सपोर्ट में। और जगह कौन सी थी? जेतारण। कौन सी जगह थी? जेतारण। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है कि जेतारण या गिरी सुमेल युद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है, या विचार करना इन कथनों पे। ठीक है भाई, हाँ। युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये युद्ध 5 जनवरी 1544 को होता है, बिल्कुल सही बात है, 1544 को होता है। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य क्या होता है? ये युद्ध होता है। दीप्ति ढाका, गुड इवनिंग। चले आगे। मालदेव के सेनापति जैता और कुंपा लड़ते हैं इस युद्ध में, बिल्कुल ये बात भी सही है।
बहुत खतरनाक तरीके से लड़ते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी बादशाह खो देता। भाई साहब, शेरशाह सूरी को इतना भयंकर तरीके से युद्ध करवाते हैं मालदेव कि ये बस ये मान के चलो कि लास्ट के 10 या 15 मिनट में जीता था, है ना। और चप्पलें लेके भागा था ये जीत कर। इस मतलब पहला ऐसा युद्ध था जिसमें कोई तो प्राउड फील करके जाता है कि भाई हाँ मैं जीत के जा रहा हूँ एकदम आराम से, लेकिन ये शेरशाह सूरी चप्पल लेके भागा था। इतनी भयंकर हालत की थी जैतारण के युद्ध में मालदेव ने। तब इस युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि भाई आज मैं, राजस्थान में क्या होता है, मुट्ठी भर बाजरा होता है, तो बोले मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी पूरी बादशाह को खो देता। भाई मैं राजस्थान जीतने चला था और राजस्थान वाले अगर मेरे को हरा देते आज, तो मेरी दिल्ली की पूरी क्या चल जाती, बादशाह ही चली जाती। तो इस युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे यानी राजस्थान के लिए अपनी दिल्ली के बादशाह को क्या कर देता, खो देता। तो ये कथन बहुत बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना है इस क्वेश्चन को। चले आगे, तो सारे कथन क्या हो जाएंगे आपके, सत्य हो जाएंगे। हाँ, चले आगे। रानी उमादे के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रानी उमादे किसकी पत्नी थी? भाई मालदेव की पत्नी थी। और इसके बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी चलती है ना। रानी उमादे रूठी कैसे, रानी कैसे बनी, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी चलती है। क्या चलती है, देखो। रानी उमादे थी वो भाटी, लूणकरण भाटी की क्या थी, बेटी थी। भाटी वंश था जैसलमेर की, और मालदेव भाटियों पे क्या कर रहा था, बार बार अटैक कर रहा था। तो भाटियों ने बोला यार पीछा कैसे छुटाया जाए इस आदमी से, इस डाकी आदमी से पीछा कैसे छुटवाया जाए। तो उसने बोला कि, लूणकरण भाटी ने बोला कि मेरी बेटी का क्या कर दो, इसके साथ विवाह कर देता हूँ। तो रानी उमादे, भाई पहले तो भाटियों ने क्या किया, जैसे ही अटैक करता इसको कुछ ना कुछ दे के भेज देते वापस। फिर ये मालदेव वापस अटैक करता, तो बोले अब करें क्या, ये तो हर साल अटैक करने लग गया। तो भाटियों ने क्या किया, अपनी बेटी थी उमादे, बोले उमादे जवान हो रही है और मालदेव वैसे शक्तिशाली राजा भी है भाई, इसकी शादी किसके साथ कर देते हैं, उमादे के साथ कर देते हैं। तो भाटियों ने अपनी बेटी की, उमादे की शादी किसके साथ कर दी, मालदेव के साथ कर दी। अब होता यह है कि उमादे की एक क्या थी, दासी थी। और वो दासी ये मान के धायमा, धायमा होती है ना जो बचपन में बच्चों को क्या करती है, दूध वगैरह, या दाईमा बोलते हो जिसको आज आप, ठीक है। तो उस धायमा के जैसे ही उमादे थी वैसे उसी उम्र की क्या थी, बेटी थी धायमा की, तो दासी हो गई एक प्रकार से उमादे की। तो उमादे की दासी थी जिसका नाम था भारमली। अब वो भारमली भी जैसे जैसे उमादे जवान हो वैसे वैसे भारमली भी क्या होती है, जवान, और राज परिवार में पली बड़ी। तो उमादे जितनी सुंदर और उतनी कौन थी, भारमली भी सुंदर थी। अब बोलो, उमादे और भारमली बचपन से साथ साथ पड़ी बड़ी, तो उन दोनों अच्छी दोस्त भी थी। तो उमादे की जैसे शादी होती है मालदेव के साथ, तो जो उमादे बोलती है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मेरे साथ कौन जाएगी, भारमली भी जाएगी। अब मालदेव की शादी होती है, मालदेव वापस आता है जोधपुर, और जोधपुर आके उमादे, भाई फर्स्ट नाइट थी तो एकदम अपने राजस्थान के राजा एकदम पी वी के क्या रहते थे, मस्त रहते थे, अफीम वगैरह गांजा वगैरह पी के रहते थे। तो फर्स्ट नाइट थी तो उमादे क्या हो रही थी, तैयार हो रही थी। और तैयार हो रही थी तो भारमली, भाई उमादे के पास मालदेव मैसेज करता है कि कितना टाइम और लगेगा भाई। तो उमादे वापस व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती है कि 5 मिनट रुको मैं तैयार हो रही हूँ। उधर भारमली बैठी थी पास में ही, भारमली को बोलती है कि भाई जाओ राजा के पास, थोड़ा वो पानी वगैरह, दूध वगैरह, हल्दी वाला दूध वगैरह रख के आ जाओ। तो उमादे के आदेश पे भारमली किसके दरबार में, किसके सैन कक्ष में चली जाती है, मालदेव के, क्या, पानी वगैरह रखने के लिए। अब मालदेव फर्स्ट नाइट थी, नशा हुआ उसने एकदम कर रखा था अच्छे से, क्या पड़ा था, शुद्ध थी नहीं उसको। तो फर्स्ट नाइट वो किसके साथ मना लेता है, अपनी दासी भारमली के साथ। ये बात पता चलती है किसको, उमादे को। उमादे कहती करता सनम को नहीं, तन लुगाई मार दासी में फर्क कौन चालू वगैरह। तो वो क्या हो जाती है, मालदेव से रूठ जाती है। उस दिन के बाद में रानी उमादे का नाम क्या पड़ जाता है, रूठी रानी पड़े जाता है। रूठ भी इतनी जाती है कि इस महल में ही नहीं रहूंगी मैं, है ना, इस महल में ही नहीं रहूंगी। तो उमादे का नाम क्या पड़ जाता है, रूठी रानी पड़ जाता है। तो ये किसकी पत्नी थी, मालदेव की। अब आगे ये बताया जाता है कि जो, भाई आगे का जो समय है वो मालदेव किसके साथ बिताता है, भारमली के साथ बिताता है। अब भारमली एक दिन क्या गई हुई थी अपने पीहर, कहाँ, उमादे के साथ कहाँ गई हुई थी, भाटी, जो जैसलमेर गई हुई थी। और ये सब बताया जाता है कि जो ये उमादे था इसका भाई था, और भाई की कितनी पत्नियां थी, 2 पत्नी थी। अब ये भारमली जब कहाँ गई थी, जैसलमेर के दरबार में गई, अपने पीहर गई, तब वो राजकुमार, जैसलमेर का राजकुमार इतनी सुंदर थी, ऐसा बताया जाता है कि भारमली इतनी सुंदर थी कि जो जैसलमेर का राजकुमार था वो इसके चारों तरफ चक्कर काटे। तब तब उनको पता चला, उनकी रानियों को टेंशन होने लगी उस राजकुमार के, कि भाई ये अपनी जो ननद है उसका घर तो बिगाड़ के आएगी, ये अपना और बिगाड़ेगी, तो करें क्या इसका। तो उस राजकुमार की जो पत्नी थी उसका भाई था, उसका नाम था बाघा। और बाघा एकदम डाका डाकी टाइप आदमी,
डाकू था बागा। कौन था बागा? डाकू था एकदम। और डाकू था, आते जाते राहगीरों को लूटता था। ठीक है, तो उसको फोन किया कि बागा, अगर तेरा भाई तेरी बहन को के बचा सके, घर बचा सके तो आ जा। तो बागा आता है, किसको उठाने के लिए? बारमली को उठाने के लिए। किसको उठाने के लिए? बारमली को ले जाने के लिए बागा को बुलाया जाता है। अब ऐसा बताया जाता है कि बागा आता है, और बागा आते ही ऐसे बोलता है कि भाई मैं कल सुबह जल्दी निकलूंगा, मेरे को कोई अर्जेंट काम है, इमरजेंसी आ गई, मेरे को कहीं लूटपाट करनी है। तो जैसे अपने राजस्थान में कल्चर होती है कि जब भी कोई भाई आता है अपनी बहन के घर पे, आज भी कोई अगर हमारे कोई अतिथि आता है तो हम उसको क्या करते हैं? तिलक लगा के उसको क्या करते हैं? विदा करते हैं। उसको बोलते हैं सीख देना। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी बागा करने तैयारी करने लगा। तब उस टाइम वो जो राजकुमार था, उसकी जो पत्नी थी, वो तैयार नहीं हुई थी। भाई बहन ही करेगी सीख वगैरह देना का काम, बहन करती है। तो बारमली बैठी थी, भाई बहन ही तू लगती है, बहन ही मैं लगती हूँ। बारमली एकदम अप टू डेट रहती थी तैयार रखे। तो उसने बोला कि जा तू बारमली, तू क्या कर दे, बागा को तिलक कर दे। तो बागा ऊंट रखता था, और ऊंट पे बैठा बैठा क्या लगवाता है? खड़ा क्या करता है? तिलक लगवाता है। जैसे ही बारमली उसको तिलक निकालने के लिए ऊपर जाती है, बागा उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है, और उसको क्या कर लेता है? किडनैप कर लेता है। जब बागा जैसलमेर से उसको किडनैप करके लेके जाता है, और बारमली देख लो आप, इतनी टैलेंटेड थी कि बागा और बारमली को रास्ते में क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। पहले उसको किससे प्यार होता है? मालदेव से। उसके बाद में जैसलमेर के राजकुमार से। उसके बाद में बागा से। तो बारमली ऐसी थी। और फिर ऐसा बताया था कि बागा और बारमली के बीच में बहुत क्या होता है? गहरा प्यार हो जाता है। और ये कहानी थी किसकी? बागा और बारमली। ठीक है। हाँ, तो ये था रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है किसको? उमादेव को। मालदेव की पत्नी थी। लूणकरण भाटी की क्या थी? ये पुत्री थी। बिल्कुल सही बात है। तो सारे कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? हाँ, कुछ समय के लिए अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था, क्योंकि ये रूठ गई थी, और रूठ कर कहाँ चली गई थी? अजमेर के तारागढ़ किले के अंदर चली गई थी। भाई मैं कहाँ नहीं रहूंगी? जोधपुर में नहीं रहूंगी। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गई पूरी स्टोरी? चलो। हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है भाई, मालदेव को। मालदेव के समक्ष कोई मारवाड़ी में राजा हुआ ही नहीं है, तो मालदेव को क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? हिंदू बादशाह के नाम से जाना जाता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, ईसरदास जी और आसानंद जी किस राठौड़ शासक के दरबारी कवि थे? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा हुआ है, आरएस मेंस में पूछा हुआ है। तो ये मालदेव के ही क्या थे? ये आगे बताया जाता है कि जब बागा भारमली को लेके चला जाता है, तब मालदेव को याद आती है, उधर ब्लॉक कर दिया मालदेव को। भाई भारमली ने जैसे ही बागा से प्यार हुआ, भारमली ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। किसको? मालदेव को। बोले कौन मालदेव? मैं जानती ही नहीं, अब मेरा तो सब कुछ क्या है? बागा ही है। तब मालदेव किसको भेजता है? आसानंद जी को भेजता है भारमली को बुलाने के लिए। और आसानंद जी जैसे ही कहा जाते हैं, बागा के दरबार में जाते हैं, तो बागा और भारमली दोनों दंडवत प्रणाम करते हैं। किसको? आसानंद जी को। महाराज आओ, बढ़िया बढ़िया पकवान खुआया वन। और बात यह कि आसानंद जी लेने किन गया? भारमलिन। और इतनी रिस्पेक्ट, बागा और भारमली की रिस्पेक्ट देखकर, उसका जो सम्मान देखकर, आदर सत्कार देखकर, आसानंद जी भी वहीं रह जाते हैं। लेने गया था भारमली को, खुद ही वहीं रह गया। और आसानंद जी ऐसा बताते थे कि जब बागा की क्या होती है? मौत होती है, तो आसानंद जी पागल हो गए थे। आसानंद जी क्या हो गए थे? पागल होते कि बस बागा का नाम रटते थे कि मैं भगवान राम का नाम लेने की जगह किसका नाम लूंगा? बाग जी का नाम लूंगा। तो आसानंद जी किसके दरबारी कवि थे? मालदेव के। ये भी थोड़ा सा याद रख लेंगे। मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास के अंदर ईसरदास जी और आसानंद जी का क्या योगदान था? ठीक है, तो किसके दरबारी कवि थे ये? मालदेव जी के दरबारी कवि थे। चले आगे। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। देखो, आप पढ़ते हो महाराणा प्रताप। क्या पढ़ते हो? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने जीवन काल में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी कभी भी। वैसे ही राजस्थान का जो मारवाड़ है, उस मारवाड़ क्षेत्र से भी एक राजा, जो किससे पहले, प्रताप से पहले ही राजा बन चुका है, उसने भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। और वो राजा कौन था? राव चंद्रसेन। कौन था? राव चंद्रसेन था। चंद्रसेन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि चंद्रसेन था ना, वो मुगलों के खिलाफ जितना भी युद्ध लड़ता था सारे जीतता था, एक भी युद्ध नहीं हारा था। और ये मारवाड़ का प्रताप इसीलिए जाना जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप ज्यादा क्या हो गए? विख्यात हो गए। प्रताप का अग्रगामी, अग्रगामी मतलब जो आगे आगे चलता है। और प्रताप इनसे ट्यूशन लेता था, ये मान के चलो आप। तो ये अग्रगामी हो गए प्रताप के, महाराणा प्रताप के। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा,
भाई जितना प्रताप के बारे में पढ़ते हैं उतना चंद्रसेन के बारे में नहीं पढ़ते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, भूला बिसरा राजा बोला जाता है। ठीक है, तो चंद्रसेन कौन थे, मारवाड़ के भूला बिसरा राजा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। ये इंपॉर्टेंट राजा है चंद्रसेन। नागौर में आयोजित, सॉरी मारवाड़ में आयोजित नागौर दरबार की में विचार दीजिए। देखो अकबर अपने राजस्थान के अंदर अपना विस्तार करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लेके आता था। राजस्थान में सबसे ज्यादा किल्लत किसकी है, पानी की। तो मारवाड़ क्षेत्र में उसने क्या बोला कि भाई हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे तालाब बना रहे हैं तो एक दरबार सजाओ। भाई उस दरबार का मकसद तो क्या रखा गया, भाई अकाल जो पड़ रहा है उसमें जो पानी की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, हमारे पैसे से होगी। और उसने क्या बनाया, शुक्र तालाब बना दिया नागौर में, ये इंपॉर्टेंट है। शुक्र तालाब बनाता है और 1570 में क्या करता है, नागौर में क्या दरबार आयोजित करता है। अब यहां से एक प्रश्न हो रहा था कि नागौर दरबार में जाने वाले राजा कौन कौन थे, है ना, राजा कौन कौन थे। ये संधि, एक भाई इसका मेन मकसद तो संधि करना था राजस्थान के राजाओं से, लेकिन डायरेक्ट तो कैसे बोल सकता है। तो इसने उद्देश्य क्या रखा, अकाल राहत के लिए हम तालाब बना रहे हैं, तो अब सारे नागौर के अंदर दरबार सजाया अकबर का, वहां पे आप आओगे। ठीक है, तो राजा आए थे बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राज बाटी, और मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ से आए थे। ठीक है, कौन कौन आए थे, कल्याणमल बीकानेर से आए थे, हर्राज बाटी आए थे वो जैसलमेर से आए थे, और मोटा राजा उदय सिंह जो राजस्थान का पहला राजा था जिसने किसके साथ संधि की थी, मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से संधि की थी, मोटा राजा उदय सिंह। ऐसा बताया जाता है इतना मोटा था कि अकबर इसके मजे लेता था। हर्राज बाटी कहाँ से संबंधित थे, जैसलमेर से। ये कहाँ जाते हैं, नागौर दरबार के अंदर जाते हैं। कल्याणमल कहाँ से संबंधित थे, बीकानेर से। ठीक है, हाँ देखो चंद्रसेन भी इसके दरबार में जाते हैं, अकबर के दरबार में चंद्रसेन भी जाते हैं, लेकिन इतना कहने जाते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे, आपको युद्ध के मैदान में मिलेंगे। ठीक है, चंद्रसेन गया था लेकिन इसने क्या नहीं की थी, संधि नहीं की थी, संधि नहीं की थी। संधि किन किन ने की थी, कल्याणमल, हर्राज बाटी और मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह राजस्थान या मारवाड़ का पहला राजा जिसने मुगलों से क्या की थी, संधि की थी। चंद्रसेन को हमने क्या पढ़ा है, प्रताप का अग्रगामी इसलिए पढ़ा क्योंकि उसने मुगलों के खिलाफ जितने भी युद्ध लड़े एक भी नहीं आ रहा, और किसी भी युद्ध में उसने क्या नहीं किया, अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये नागौर में जो दरबार सजा था किसका, अकबर का, 1570 में था। इसका उद्देश्य अकाल कार्य था। शुक्र तालाब का क्या करवाता अकबर, निर्माण करवाता। तो ये आपकी इंडियन हिस्ट्री में भी प्रश्न आता है कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में अकबर है वो शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, नागौर क्षेत्र है। ठीक है, या मारवाड़ क्षेत्र है। चले आगे। मारवाड़ का वह शासक है जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, अभी मैंने बताया कौन सा था, मोटा राजा उदय सिंह। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक अमर सिंह राठौड़ के बारे में विचार कीजिए। मारवाड़ शासक अमर सिंह राठौड़ के बारे में विचार कीजिए, बताओ। पहला है, इसको कटार का धनी कहा जाता है, बिल्कुल कटार रखता था भाई, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के खिलाफ मतीरे की राड़ होती है, ऐसा बताया जाता है कि बीकानेर, ये नागौर से संबंधित है अमर सिंह राठौड़। और एक गांव पड़ता था नागौर और किसके बॉर्डर पे, आपके बीकानेर के बॉर्डर पे। बीकानेर का राजा उस टाइम था कर्ण सिंह, और नागौर का राजा था कौन था, अमर सिंह। और एक किसान के खेत के अंदर बेल तो रह गई, कहाँ पे, नागौर वाले के पास, और मतीरा है, तरबूज है, वो कहाँ चला गया, बीकानेर वालों के खेत में। अब वहां पे लड़ाई होगी भाई, मतीरे पे अधिकार किसका। तो राजस्थान में देखो ऐसी ऐसी भी लड़ाई हुई है कि मतीरे तरबूज के लिए लड़ाई होगी, तो दोनों के लिए क्या होती है। अब भाई उस टाइम राजा का क्या था, ये कर्तव्य था कि भाई हम क्या करें, जनता की सेवा करें, जनता के पक्ष में लड़े। तो कर्ण सिंह किसकी तरफ से आता है, बीकानेर की तरफ से आता है, बीकानेर के किसान की तरफ से। और अमर सिंह आता है वो किसकी तरफ से आता है, नागौर की तरफ से। तो ये मतीरे की जंग होती है 1644 में। जीतता कौन है, बीकानेर वाला जीतता है। तो ये बीकानेर के कर्ण सिंह के खिलाफ क्या हो जाता है, मतीरा में हार जाता है। ये बात भी सही है। इन्होंने सांझा के मंत्री मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था। उसको ऐसा बताया जाता है कि जो कटार थी ना वो आर पार कर दी थी उसके, कटार को इतना भयंकर तरीके से मारता है पसलियों में कि पसलियों से कटार निकलती नहीं है वापस। ठीक है, तो कटार का धनी इसलिए बोलो। 16 खंभों की छतरी नागौर में बनी हुई है, नागौर का राजा था, तो छतरी कहां बनेगी, नागौर में ही बनेगी। सारे कथन क्या है यहाँ पे आपके सही है। चले आगे, चले भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाजा क्या हो गया,
टूट गया। औरंगजेब के समकालीन राजस्थान के मारवाड़ में जसवंत सिंह राजा होते हैं। कौन होते हैं? जसवंत सिंह राजा होते हैं। और अगर राजस्थान के किसी राजा ने औरंगजेब के नाक में दम किया तो वो कौन है? जसवंत सिंह है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार जसवंत सिंह कहाँ गया हुआ था? काबुल गया हुआ था, औरंगजेब के पक्ष में गया हुआ था। और औरंगजेब उसको कहाँ भेज देता है? काबुल भेजता है। और पीछे से औरंगजेब क्या देता है? आदेश देता है। भाई क्या था? कट्टर मुस्लिम था औरंगजेब। तो आदेश देता है कि भाई मारवाड़ की जितने भी क्या है मंदिर, उनको सबको तोड़ दिया जाए। ऐसी बात पता चलती है किसको? वहां काबुल में बैठे जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह बोला कि भाई पहुंचेंगे इतनी देर में तो तोड़ देगा ये। तो उसने हैंड टू हैंड व्हाट्सअप खोला, स्टेटस लगाया कि अगर तू मारवाड़ की क्या तोड़ेगा, मस्जिद तोड़ेगा, तो मैं इधर आदेश दे रहा हूँ, काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ देंगे। स्टेटस देखता औरंगजेब बोले पागल मत हो। वापस उसको क्या करता है? मैसेज करता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, आराम से रह, तू चुपचाप अपना काबुल के अंदर काम वापस सल्टा के आ जा, मैं कुछ नहीं तोड़ रहा। तो नाक में दम करने वाला कौन था? जसवंत सिंह ही था। बंदा, इसके तीन भाई थे, चार भाई थे ना औरंगजेब, चारों की तरफ से लड़ता है, सबको घुमा घुमा के कंफ्यूज कर करके मारता है जसवंत सिंह। तो अपने मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह, जो किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है ना, तब उसने पार्टी दी थी औरंगजेब ने, है ना। पूरे भारत के अंदर जहां भी मुगल शासन क्या था फैला हुआ था, जो भी मुगलों के दिन था स्वीकार, सब में बोले आज आज की नाइट किसके नोरा फतेह को बुलाएंगे, सबको डांस करवाएंगे। तो पूरे भारत के अंदर पार्टी दी थी औरंगजेब ने। बोला था कि आज कुफर का दरवाजा क्या हो गया? टूट गया। कुफर मतलब दुश्मन, दुश्मन का दरवाजा क्या हो गया? आज टूट गया। चले आगे। हाँ, मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में विचार कीजिए। बताओ पर्सन, देखो एक बार समझो इसको। 1658 में धर्मत का युद्ध लड़ता है औरंगजेब और दारा के विरुद्ध होता है, तो ये औरंगजेब की तरफ जाता है ना। सॉरी, दारा की तरफ से जाता है। औरंगजेब का भाई था दारा, दारा सिको औरंगजेब ये भाई थे सारे। तो 1658 में धर्मत के युद्ध के जब होता है औरंगजेब और दारा के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष होता है, तब वो किसकी तरफ से जाता है? वो जाता है अपने दारा की तरफ से। और जसवंत सिंह क्या हो जाता है? वहां पे घायल हो जाता है। तो ये बात भी सही है। और घायल होकर जब वापस आता है, मैदान छोड़ के आ जाता, भाग के आ जाता वापस, बोले मैं तो नहीं लड़ूंगा मुगलों की तरफ से, मैं मरने के लिए नहीं बनाऊं। तो जब वापस आता तो उसकी पत्नी थी जसवंत दे, उसने गेट नहीं खोले, उसने गेट नहीं खोले। और पूरे जोधपुर के अंदर ऐसा बताया जाता है कि जोधपुर के अंदर लाडू बंटवा दिए। बोले जसवंत सिंह मर गो, और बोले का 13वीं का लाडू खा लियो सगड़ा। जसवंत सिंह जैसे ही आता है तो दरबारी बोलते हैं कि कौन हो आप? बोले मैं राजा हूँ जसवंत सिंह। बोलो थारा तो 13वीं का लाडू खाया बैठे हमें। और कौन बात करी? बोले थारी रानी। बोले मिस कॉल दो रानी। रानी फोन को नहीं उठा, ब्लॉक कर दियो। तो दरबारी को भेजता जसवंत जी के पास, बोला कि दरवाजे खोलो। बोले मैं जानती तू मेरा पति हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले तू यार एक राठौड़ होके, राजस्थान का राठौड़ होके, और तू क्या आ जाता है? पीठ दिखा के आ गया। तो हमारी जो छत्राणियां थी वो भी क्या करती थी? युद्ध में अपना मेन योगदान। फिर अगला जो युद्ध करता है राजा, कौन? खजुआ का युद्ध। उतना भयंकर तरीके से लड़ता है कौन? औरंगजेब की तरफ से, है ना। हाँ, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, इसने जोधपुर में अनार के बगीचे का, हाँ, राजस्थान में अनार लाने का योगदान किसका है? जसवंत सिंह का। तो अनार के बीज लेके आया था काबुल से, है ना, काबुल से अनार के बीज लेके आया था। और कहा जोधपुर के अंदर क्या बना दिया था? अनार का बगीचा। तो ये बनाने वाला भी कौन था? जसवंत सिंह था। इनकी दूसरी पत्नी थी अतरंग दे ने शेखावत जीरो तालाब का निर्माण करवाया था। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाड़ी रानी रायका बाग महल कल्याणमल सागर रत्नाडा तिरुवल, जो रायका बाग रेलवे स्टेशन है जोधपुर के अंदर, उस बाग उसमें जो महल बना हुआ है उसके पास में, वो हाड़ी रानी का है। और वो बात भी क्या है? सही है। तो सारे कथन आपकी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के कवि मुहणोत नैन्सी के बारे में विचार कीजिए। मुहणोत नैन्सी, नैन्सी ख्यात इनकी रचना है। मारवाड़ा प्रगणारी विगत, विगत का मतलब होता है कहानी। अगर किसी कहानी को डिटेल में बताने क्या होता है? विगत। किसी कहानी को डिटेल में बताने क्या होता है? विगत। एक होती है टीका, जब आप कुंभा पढ़ोगे, सांगा पढ़ोगे, तो वहां पे टीकाएं आएंगी। रसिक प्रिया, ये टीका होते हैं। टीका मतलब शॉर्ट नोट्स, है ना। एक तो आपका जैसे आरएस का फुल क्या होता है? कोर्स होता है, उसकी फिर हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो शॉर्ट नोट तो होते हैं किसी किताब की, वो होते हैं आपकी टीकाएं, जो 1 वीक सीरीज होती है वो तो। और जो फुल पासबुक होती है वो क्या होती है? विगत। तो विगत, मारवाड़ा प्रगणारी विगत, नैन सिरी ख्यात, ये किसकी रचनाएं? सारी मोहनोत नैन्सी जी की रचनाएं हैं। अगला राजा है मेवाड़, सॉरी, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ये बात भी सही है। इनकी रचना मारवाड़ी प्रगणारी विगत को मारवाड़ का गजट कहा जाता है। ये बात भी सही है। सारे कथन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सही हो जाएंगे।
खुशिया भारद्वाज, गुड इवनिंग बेटा। चलें आगे। देवी गौरा, जिसने मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है, कि छतरी कहां बनी हुई है, बताओ। ये बताओ। राम प्रसाद चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। ये पर्सन बताओ फटाफट कि देवी गौरा, जिसकी मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है, कि छतरी कहां बनी हुई है। बिल्कुल राम प्रसाद, बिल्कुल सही बात है। कहां बनी हुई है? नागौर में। इसकी छतरी कहां बनी हुई है? नागौर में बनी हुई है। चलें आगे। देखो, ये पन्ना धाय थी, क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक राजा हुए हैं, सॉरी, एक राजा हुए हैं जिनका नाम है दुर्गादास राठौड़, और एक राजा में अजीत सिंह। देवी गौरा और जो क्या आपके दुर्गादास जी राठौड़ हैं, ये दोनों क्या करते हैं? अजीत सिंह को बचा कर लेके आते हैं। देबारी समझौता होता है, उससे पहले एक युद्ध होता है, उस युद्ध से बचा के लेके आते हैं किसको? अजीत सिंह जी को। और अजीत सिंह को बचाने के कारण इनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। ठीक है, उनकी क्या करते हैं? ये रक्षा करते हैं। ठीक है भाई। हाँ जी। और रक्षा करते हैं। देबारी का युद्ध होता है 1680 में, और वो युद्ध किसके खिलाफ? फिर अजीत सिंह देबारी का युद्ध लड़ता है औरंगजेब के खिलाफ। और अजीत सिंह और राज सिंह दोनों क्या करते हैं? युद्ध लड़ते हैं किसके साथ? हाँ, औरंगजेब के खिलाफ। और इस देबारी जो युद्ध होता है, इससे पहले क्या होता है? कि संबंध स्थापित होता है, जिसको बोलते हैं राठौड़ सिसोदिया समझौता। राठौड़ सिसोदिया समझौता अजीत सिंह और राज सिंह के मध्य होता है, मेवाड़ वाले। सिसोदिया, राज सिंह सिसोदिया थे, उनके बीच में क्या होता है? संबंध होता है, और वो संबंध को क्या बोलते हैं? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बोलते हैं, या मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन बोलते हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल, राम प्रसाद, अजीत सिंह जी को बचाया था, बिल्कुल सही बात है। चलें आगे। राठौड़ों का उलीसेस, राजपूताने की गेरी बेलाल्डी, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती किसको कहा गया है? जो अजीत सिंह की क्या करता है? रक्षा करता है, वो कौन है? बताओ आंसर फटाफट। इंपॉर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन को। अनबिंदिया मोती, ऐसा मोती जिसको बींदा नहीं गया राजस्थान के इतिहास में, लेकिन वो मोती के जैसे काम करता है, बहुत बहुमूल्य काम करता है। राठौड़ का उलीसेस कहा जाता है, राजपूताने का गेरी बैल्डी कहलाता है। बताओ कौन सा राजा था? बताओ भाई। पलक कुमावत, गुड इवनिंग। कौन सा राजा था? अरे दुर्गादास जी राठौड़, अभी बताया ना मैंने। जो पन्ना धाय, सॉरी, जिसको बोला था गोरा देवी को, गोरा देवी और जो क्या है दुर्गादास जी राठौड़ हैं, वो क्या करते हैं? अजीत सिंह को बचाते हैं। और जितने भी युद्ध लड़ते हैं, वो उनमें सेनापति कौन रहता है? दुर्गादास जी रहता है। लेकिन इस राजा ने इतने पराक्रम किए, लेकिन फिर भी इनका इतिहास में क्या नहीं मिलता? उल्लेख नहीं मिलता। इनको राजस्थान के इतिहास में बिंदा नहीं गया, पिरोया नहीं गया, इसलिए इनको अनबिंदिया मोती के नाम से जाना जाता है। तो राठौड़ों का उलिसेस, राजपूताने का गेरीबाल्डी, या मारवाड़ का अनबिंदिया मोती दुर्गादास जी राठौड़ को बोला जाता है। ठीक है, लगा दो इसको इंपोर्टेंट। चलें आगे। खेजड़ली घटना के बारे में सोचिए। खेजड़ली घटना राजा अभय सिंह के टाइम पे होती है, और अभय सिंह जी भाद्र शुक्ल दशमी को क्या बोलते हैं कि भाई हम क्या करें? महल का निर्माण कर रहे हैं, महल का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, तो हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तो भाई खेजड़ली गांव में बहुत सारे क्या थे? खेजड़ी के वृक्ष थे। उन बोले खेजड़ी के वृक्ष काट के ले आओ। तब वहां पे अमृता देवी बिश्नोई है ना, वो पूरे गांव के साथ 363 लोगों के साथ क्या करती है? पेड़ों से चिपक जाती है, और उनको क्या मिल जाती है? वहां पे शहीदी। राजा अभय सिंह उनको क्या कर देता है? आदेश देता है कि भाई पेड़ों के साथ इनको क्या कर दो? काट दो। तो ये अमृता देवी बिश्नोई है, उनके ही स्मृति के अंदर खेजड़ली घटना को याद किया जाता है। राजा अभय सिंह थे उस टाइम, बिल्कुल सही बात है। 1787
विक्रम संवत पूछा 1787, लेकिन ईस्वी पूछे तो 1730, है ना, 57 साल कम करोगे ना, हाँ तो 1730 के अंदर हुई थी, बिल्कुल सही है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को आज भी वहां पे खेजड़ली मेला बढ़ता है, आज भी क्या बढ़ता है, खेजड़ली मेला बढ़ता है। किसकी याद में, अमृता देवी बिश्नोई जी की याद में। ठीक है, 363 लोग क्या हुए थे, शहीद हुए थे। चारों कथन, सारे कथन क्या है आपके, सही है, यहाँ पे सारे कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे भाई। बिश्नोई अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 लोगों ने शहादत दी थी, है ना। प्रतिवर्ष खेजड़ली मेला बढ़ता, कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। खेजड़ली घटना मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय में हुई थी, ये बात भी सही है। 1730 में होती है, ये बात भी सही है। तो सारे कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके, सत्य हो जाएंगे। चले आगे, कर्णीदान, किसकी, कर्णीदान जी की रचना है, किसकी रचना है, सूरज प्रकाश। कर्णीदान जी की रचना क्या है, सूरज प्रकाश है। वीरभान की जो रचना है, राजरूपक। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं कि कर्णीदान जी की रचना कौन सी है, सूरज प्रकाश है, ठीक है। और वीरभान किसकी रचना है, की रचना क्या है, राजरूपक है। ये किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे, बताओ। तो ये दरबारी अभय सिंह जी की थे, किसके थे, अभय सिंह जी की क्या थे, दरबारी कवि थे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन के किसके दरबारी कवि थे, कर्णीदान जी और वीरभान जी। फिर उनकी रचनाएं पूछ लेगा, तो कर्णीदान की रचना है वो सूरज प्रकाश है, और वीरभान जी की रचना क्या है, राजरूपक है। ये राजरूपक आपकी आरएस में पूछी हुई क्वेश्चन है कि राजरूपक किसकी रचना है, ये आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंद्रकला बाड़मेर, जय श्री कृष्णा, जुड़ जाओ फटाफट लाइव सारे। मजा आ रहा है क्लास में, अरे क्वेश्चनों को देखकर मजा आ रहा है, आरपीएससी का ट्रेंड है ना यही। बताओ इससे बाहर क्वेश्चन आ सकता है क्या, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना आपका तैयार। अरे हर एक राजा हर एक क्वेश्चन से तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका, कमेंट करके बताओ अगर समझ में आ रहा अच्छे से तो, थम्स अप करके बताओगे सारे। चले, मारवाड़ का सन्यासी राजा, मारवाड़ का सन्यासी राजा कौन सा था, बताओ। मारवाड़ का सन्यासी राजा कौन सा था, इंपॉर्टेंट पर्सन है, बताओ। भाई साहब एक राजा था मान सिंह मारवाड़ का, और ये अपने देवनाथ जी थे, उनके क्या बनता है, आशीर्वाद से राजा बनता है। देवनाथ जी के आशीर्वाद से क्या बनता है, राजा बनता है। और देवनाथ जी ने भविष्यवाणी की थी कि भाई अगला राजा जोधपुर का कौन बनेगा, मान सिंह जी बनेंगे। तो उनके आशीर्वाद से उनका प्रभाव इतना रहा, क्या बन जाता है, वो सन्यासी बन जाता है, ठीक है। और ये पुस्तक भी लिखता है नाथ चरित, है ना। तो ये नाथ चरित किन के नाम पे था, देवनाथ जी के नाम पे ही थी, ठीक है भाई। तो इनको सन्यासी राजा बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। देवनाथ महाराज जी ने इनके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, और जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर का निर्माण करवाया था। कला संस्कृति में भी इंपॉर्टेंट है कि नाथ संप्रदाय का महामंदिर कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। किसने निर्माण करवाया है, राजा मान सिंह ने निर्माण करवाया है, हाँ जी, ठीक है। हाँ, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनकी भविष्यवाणी की थी देवनाथ जी महाराज ने, जो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सन्यासी राजा। इन्हें अपना जीवन सन्यासियों की तरह बिताया था, इसलिए जोधपुर का जो राजा है इसको क्या बोला जाता है, सन्यासी राजा बोला जाता है। और यही राजा जिसने क्या की थी, अंग्रेजों से संधि की थी 1818 में। 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाला राजा भी कौन है, मान सिंह ही है आपका, ठीक है। और जो अजमेर के अंदर अंग्रेजों का जो दरबार लगा था, उसका भी बहिष्कार करने वाला राजा कौन था, ये यही था। पहले बहिष्कार करता है, उसके बाद में संधि कर लेता है, ठीक है भाई। हाँ, जोधपुर में मान पुस्तक नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाता है, बिल्कुल सही बात है। मान सिंह अपने नाम पे क्या बनाएगा, पुस्तकालय बनाएगा। तो मान पुस्तक नामक पुस्तकालय का निर्माण कौन करवाता है, मान सिंह करवाता है, ये बात भी सही है, ये बात भी क्या आपकी सही है। इन्होंने नाथ चरित पुस्तक लिखी, ये बात भी सही है। तो सारे क्या हो गए, कथन आपके सही हो गए, बिल्कुल। 1818 में रामप्रसाद 1818 में संधि की थी अंग्रेजों के साथ। चले आगे, 1818 में संधि कर लेता। अब ये हम यहीं तक पढ़ते हैं भाई, इतिहास को हम यहीं तक पढ़ते हैं भाई, 1818 तक संधि हो कर ली, उसके बाद में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, कविराज बांकीदास यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको लगा रखा है। कविराज बांकीदास की प्रमुख रचनाएं हैं, बांकीदास जी ख्यात, ये प्रश्न पूछा हुआ है ना। हाँ, मान जसोमंडन, दातार बावनी, कूकणे, कुकवी बतीसी,
ठीक है, और एक प्रमुख गीत है वो पूछा जाता है, बाकीदास जी का प्रमुख गीत पूछा जाता है, अंग्रेज आयो रे मुल्क रे ऊपर। जब राजस्थान अजमेर राजस्थान के अंदर क्या आते हैं, अंग्रेज आते हैं, संधि करते हैं, तब वो एक गीत लिखते हैं, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये इंपॉर्टेंट आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसका गीत है, तो बाकीदास जी का क्या है, ये कविराज बाकीदास जी का गीत है। ठीक है भाई। हाँ, और इस गीत के माध्यम से इसने आलोचना की थी, जो भी राजा राजस्थान के अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे उनको क्या करा, आलोचना की उन राजाओं की कि भाई हमें आलोचना करते हैं इस गीत के माध्यम से कि जो भी राजा अंग्रेजों का क्या दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं इस गीत के माध्यम से। ठीक है, चलिए। ये आपका क्या था, जोधपुर का इतिहास था। अब चलें बीकानेर की तरफ, चलें भाई, बीकानेर के इतिहास की तरफ चलें, बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसकी तरफ चलें। राव बिकाव के बारे में विचार कीजिए। तो राव जोधा से लड़कर, ऐसा बताया जाता है कि राव जोधा से लड़कर, राव जोधा का बेटा था बिक्का, उससे लड़कर बिक्का क्या जाता है, नए शहर की स्थापना करता है करनी माता के आशीर्वाद से, और करनी माता उनको आशीर्वाद देती है कि तू जा, तेरे पिताजी से तेरा हमेशा क्या रहेगा, जो साम्राज्य वो विस्तृत रहेगा, है ना, तू हमेशा जोधपुर से ज्यादा ही क्या रखेगा, साम्राज्य रखेगा। और आज भी ये देख लो, जोधपुर की इकोनॉमी देख लो और फिर बीकानेर की इकोनॉमी देख लो, आज भी बीकानेर की इकोनॉमी क्या मिलती है आपको, ज्यादा मिलती है। तो करनी माता के आशीर्वाद से जो बसने वाला शहर है वो कौन सा है, बीकानेर शहर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि करनी माता के हाथों से रखी नींव का दुर्ग कौन सा है, तो वो आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है। नींव दुर्ग की रखी थी करनी माता ने, वो मेहरानगढ़ के दुर्ग में रखी थी। और शहर कौन सा बसाया था, बीकानेर शहर बसाया था। तो 1488 के अंदर बीकानेर जोधा से अलग होकर बीकानेर शहर की स्थापना करता है करनी माता के आशीर्वाद से। ठीक है बात। अखा तीज के दिन, अखा तीज के दिन क्या रहता है, बीकानेर शहर की स्थापना होती है। उस दिन क्या मनाया जाता है, बीकानेर दिवस मनाया जाता है, और पतंग उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाती है, वैसे पतंग महोत्सव आपका जयपुर का है, पतंग महोत्सव कहाँ का है, जयपुर का। लेकिन ये पूछ ले कि अखा तीज के दिन पतंग कहाँ उड़ाई जाती है, तो वो कहाँ उड़ाई जाती है, बीकानेर में। क्यों, क्योंकि बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी उस दिन, अखा तीज, अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है, हाँ जी। आगे चलें। इस इनकी इष्ट देवी करनी माता और कुलदेवी नागणी, बिल्कुल सही बात है। नागणेची माता के कितने हाथ होते हैं, 18 हाथ होते हैं। कुलदेवी, कुलदेवी मतलब जो कुल से चलती आ रही है, राठौड़ों की, सारों की राठौड़ी कुलदेवी कौन थी, नागणेची माता ही थी। और इष्ट देवी भाई, जो वंश, जैसे बीकानेर वाले पूजा किसकी करते हैं, वो कौन सी बात है, इष्ट देवी हो, उसको क्या बोलते हैं, इष्ट देवी। जैसे आज हम पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में मंदिर है, वो मान लो किसका है, करणी माता का है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, जो कुलों से चल के आ रही है, वो उनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, वो नागणेची माता। तो वैसे ही था। तो राठौड़ों की जो कुलदेवी थी वो कौन थी, नागणेची माता। नागणेची माता कितने हाथ थे, 18। ठीक है। और एक आप जैसे 1857 की क्रांति पढ़ोगे तो आवा के अंदर भी एक माता आएगी जिसका नाम है सुगाली देवी, सुगाली माता। उसके 18 सॉरी 54 हाथ थे। कितने हाथ थे, 18 हाथ किनके हैं, सॉरी 18 हाथ 54 सिर किसके थे, 18 सिर 54 हाथ तो थे आपके सुगाली माता के। नागणेची माता के कितने हाथ हैं, 18 हाथ हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो इष्ट देवी तो कौन थी, करणी माता, और कुलदेवी कौन थी, नागणेची माता। राठौड़ों की कुलदेवी पूछ लो, सीधा आपको क्या करना है, नागणेची माता ही करना है। जैसे चौहानों की कुलदेवी, चाहे वो चौहान सांबर के हो, चाहे वो चौहान नाडोल के हो, चाहे वो चौहान जालोर के हो, चाहे वो सिरोही हो, सारों की कुलदेवी कौन थी, आशापुरा माता थी। वैसे यहाँ पे कुलदेवी चाहे बीकानेर के राठौड़ हो, चाहे बारवाड़ के हो, चाहे जोधपुर के हो, चाहे जैसलमेर के हो, सारे राठौड़ों की कुलदेवी कौन होगी, नागणेची माता। तो इनकी इष्ट देवी थी करणी माता, और कुलदेवी कौन थी, नागणेची माता, जिनके कितने हाथ हैं, 18 हाथ हैं। कोडम देसर एक जगह पड़ती है बीकानेर में, चूरू और बीकानेर के बॉर्डर पर एक जगह पड़ती है कोडम देसर। कोडम देसर के अंदर ये क्या करते हैं, एक मंदिर का निर्माण करते हैं, और मंदिर का क्या नाम है, भैरव जी मंदिर, भैरव मंदिर है। ठीक है, कौन सा, भैरव जी का एक मंदिर बनवाते हैं, भैरव मंदिर। तो सारे कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है भाई, चले आगे। लूणकरणशिल झील का निर्माण किस राठौड़ शासक ने करवाया था, ये तो बता ही दोगे। लूणकरण राठौड़ ने करवाया। हाँ, लूणकरण जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जैसे लूणकरण जी के बारे में ऐसा बताया है कि इनको आशीर्वाद दिया था, वो किसने दिया था, वो जसनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था कि भाई राजा तू बनेगा और अच्छा राजा बनेगा। ये आशीर्वाद किसने दिया था लूणकरण जी को, लूणकरण राठौड़ को, वो दिया था जसनाथ जी ने।
तो इसने एक क्या बनाया, लूणकरण शहर बसाया और वहीं पे झील बनवाई, कौन सी, लूणकरणसर झील बनवाई। ठीक है, तो राजा कौन हो जाएंगे, लूणकरण राठौड़। चले आगे। बिट्टू सुजा की पुस्तक राव जेठ सिरो छंद किस मारवाड़ शासक को कलयुग का कर्ण कहा है, बताओ, कलयुग का कर्ण कहा है। देखो, लूणकरण जी बहुत क्या थे, दानवीर थे, और दानवीर होने के कारण बिट्टू सुजा की एक पुस्तक है, बिट्टू सुजा की एक पुस्तक है जिनका नाम है राव जेठ सिरो छंद, राव जेठ सिंह के ऊपर लिखी हुई है, और उसके अंदर कलयुग का कर्ण किसको बताया है, लूणकरण राठौड़ को बताया है। दानवीर, बहुत बड़े दानवीर थे, जसनाथ जी संप्रदाय, जसनाथ जी को बहुत बड़ा क्या दिया था, उन्होंने दान दिया था, और उन्हीं की बदौलत उनको आशीर्वाद मिला था कि तू क्या बनेगा, राजा बनेगा। अजी ठीक है, चले आगे। राव जेतसी और कामरान के मध्य रात्ती घाटी, रात्ती घाटी कहां पड़ती है आपकी, बीकानेर में। रात्ती घाटी कहां पड़ती है, बीकानेर में। रात्ती घाटी का युद्ध होता है किन किन के बीच में, जेतसी और कामरान के मध्य 1534 में। कब होता है, 1534 में। और जीतता कौन है इसमें, जेतसी जीतता है। कौन जीतता है, राव जेतसी जीतता है, 1534 के अंदर होता है, और राव जेतसी इसमें विजयी रहता है। रात्ती घाटी कहां पड़ती है, बीकानेर में। और यही जेतसी पाहेबा और साहिबा का युद्ध हमने पढ़ा था अभी, मालदेव के विरुद्ध गया था, तो मालदेव से वहां पे हार के आता है राव जेतसी। ठीक है, ये बात भी याद रख लेंगे। इनकी एक पुस्तक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, राव जेत सिरो छंद, बिट्टू सुजा ने लिखी है, इन्हीं के ऊपर है वो। चले आगे। बीकानेर के प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, बता दो भाई। राजस्थान मारवाड़ बीकानेर के प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की थी, ये तो बता ही दोगे। बताओ देखिए। तो वो राजा कौन थे आपके, राव कल्याणमल। कौन थे, राव कल्याणमल है वो सबसे पहले किसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। मैंने बताया था ना, नागौर दरबार में गए थे 1470 में, और वहां पे कल्याणमल, हर्राज बाटी, मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की क्या की थी, अधीनता स्वीकार की थी, तो वो राजा कल्याणमल यही है। बीकानेर के किस शासक ने करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, बताओ। बीकानेर के किले का क्या नाम है, जूनागढ़ का किला, दानवन दुर्ग का उदाहरण है ना। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट नहीं आ रहे आपके, बताओ फटाफट। तो कल्याणमल ही करते हैं, कौन करते हैं, कल्याणमल ही करते हैं। किसका निर्माण, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण कौन करते हैं, कल्याणमल जी ही करते हैं। किसकी देखरेख में, ये प्रश्न पूछा हुआ है। वास्तुकार आपके करमचंद के देखरेख में क्या होता है, जूनागढ़, बीकानेर के जूनागढ़ किले का क्या होता है, निर्माण होता है। वेली कृष्ण रुक्मिणी, ठीक है, और दसम भागवतरा दुहा बीकानेर की किस शासक की रचना है, बीकानेर का शासक कौन है जिसने ये कविताएं लिखी हैं, बताओ। तो वो अपने राजा हैं पृथ्वीराज जी राठौड़। कौन से राजा हैं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ क्या लिखते हैं, वेली कृष्ण रुक्मिणी। वेली का मतलब होता है कहानी, प्रेम कहानी को क्या बोलते हैं, वेली। कृष्ण रुक्मिणी, रुक्मिणी और कृष्ण जी की क्या, प्रेम कहानी। और दसम भागवतरा दुहा पृथ्वीराज राठौड़ क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। चले आगे भाई। ये राय सिंह का छोटा भाई था, अनमोल। ये राय सिंह के दरबार में था, लेकिन ये राय सिंह का क्या था, छोटा भाई था। तो राय सिंह के दरबार में लिखता है, लेकिन लिखता कौन है, पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है। ठीक है, अब रहेगा कोई कंफ्यूजन। दरबार किसका था, राय सिंह का था, लेकिन लिखता कौन है, पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है। ठीक है, हाँ जी।
अच्छा, तो कंफ्यूज ये हो रहा है कि भाई एक बार देखो, हाँ सही बात है इनकी, एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है कि भाई पर्सन ऑप्शन अगर आपको पृथ्वीराज राठौड़ मिले तो यही करना है, लेकिन ये ऑप्शन मिलता नहीं है आपको। ऑप्शन क्या मिलता है? राइसिंग मिलता है। तो आपको ऑप्शन क्या करना है? राइसिंग करना है। अगर दोनों मिल जाए तो कौन सा करना है? राइसिंग। पृथ्वीराज राठौड़ मिल जाए तो क्या करना है? पृथ्वीराज राठौड़ करना है। अब ठीक है। हाँ, तो अगर भाई दरबार में इनकी लिखी हुई है तो ऐसा माना जाता है कि भाई राय सिंह ने लिखी है, लेकिन एक्चुअल में लिखता कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, लेकिन इनका नाम नहीं मिलता क्योंकि ये सामंत था एक। तो ऑप्शन क्या होना है? राय सिंह। दरबार में किसके था? ये राय सिंह के। तो आंसर इसमें क्या माना था? आरपीएससी ने राय सिंह ही माना था। तो उस आधार पर राय सिंह आपका सही है, लेकिन लिखता कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ऑप्शन आपको क्या करना है? राय सिंह ही करना है। यही मैं कंफ्यूजन आपका दूर करना चाह रहा था। ठीक है, आंसर क्या होगा? राय सिंह। लिखता कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, जो किसका भाई है? राय सिंह का छोटा भाई है। आंसर आपको करना है राय सिंह। आंसर आपको क्या करना है? राय सिंह करना है। चले आगे। बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? ये बताओ, माही मरातीब की उपाधि किसने दी थी? किस राजा को मिली थी माही मरातीब की उपाधि? फटाफट ऑप्शन दो इसको। देखो, औरंगजेब मराठाओं के खिलाफ दक्षिण भारत में भेजता है बीकानेर के एक राजा को। किसको भेजता है? बीकानेर के एक राजा को। मराठाओं को विद्रोह दबाने के लिए औरंगजेब भेजता है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत को जीतने के बाद में अनूप सिंह को क्या करता है? वो उपाधि देता है। किसको उपाधि देता है? अनूप सिंह जी को। किसकी? माही मरातीब की। बिल्कुल अनमोल, बी ऑप्शन होगा, अनूप सिंह होगा, बिल्कुल सही बात है। चले, और यही राजा था अनूप सिंह जो दक्षिण भारत तो जीत के आया था, वहां से देवी देवताओं की मूर्ति भी लेके आया था राजस्थान, है ना। हाँ, तो 33 करोड़ देवी देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था इसने। कल्चर का क्वेश्चन है, हिस्ट्री के साथ कल्चर भी तैयार हो जाएगी। दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था, और बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाता है। ठीक है, बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कौन बनवाता है? अनूप सिंह ही बनवाता है। चले आगे। चलिए, बीकानेर में किस शासक ने 33 करोड़ देवी देवता, ये आ गया ना वापस, अनूप सिंह। कौन बनाता है? अनूप सिंह बनाता है। चले आगे। राजस्थान में शेर पर सवार गणेश की मूर्ति जिसे हेरंब गणपति के नाम से जाता है, ये कल्चर का क्वेश्चन आ गया फिर से। लगा दो, इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है। राजस्थान में सवार गणेश जी की मूर्ति, शेर पर सवार हेरंब गणेश जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? वही 33 करोड़ के देवी देवताओं के मंदिर में स्थित है। कहाँ पे? बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में, जिसपे गणेश जी को शेर पे सवार बताया गया है। आगे चलें भाई। किस राजा ने के शासनकाल को बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताओ देखे, किस राजा के शासनकाल को? बिल्कुल अनमोल, 37 में क्या होगा? सी आंसर होगा, बिल्कुल सही है। किस राजा के शासनकाल को बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अनूप सिंह ही थे। कौन थे भाई? अनूप सिंह थे, जिन्होंने चित्रकला को बढ़ावा दिया बीकानेर में। तो स्वर्ण काल, चित्रकला के स्वर्ण काल किसको बोला जाता है? अनूप सिंह को बोला जाता है। ये बात भी सही है। क्वेश्चन मजेदार है ना, अरे सारे लेवल के क्वेश्चन है। हाँ, राजा सूरत सिंह के बारे में विचार दीजिए। राजा सूरत सिंह बटनेर के किले का नाम चेंज करके मंगलवार को जीतता है, और क्या रख देता है? हनुमानगढ़। 1805 में अटैक करता है किस पे? बटनेर के किले पे। और क्या कर लेता है? अधिकार करके मंगलवार के दिन जीतता है, इसलिए उसका नाम हनुमान जी का वार होता है मंगलवार, और उनका नाम क्या कर देता है? हनुमानगढ़। 1805 से पहले हनुमानगढ़ को क्या बोलते थे? बटनेर का किला। और आज उसके बाद में इसका नाम क्या हो गया? हनुमानगढ़। 1814 में चूरू पर हमला करता है। चूरू वालों को समझ में नहीं आ रहा, चूरू वालों के सारे तोप के गोले खत्म हो गए, तो चूरू के अंदर क्या करते हैं? जो भी रानियां थी उन्होंने अपनी सारी रानियों ने चांदी निकाली, चांदी को पिघलाया, उसके गोले बनाए, और चूरू की तरफ से चांदी के गोले दागे गए। तो ये प्रश्न भी आता कि कौन राजस्थान के कौन से किले से चांदी के गोले दागे गए थे? वो चूरू था, है ना। वो कौन था? चूरू था। आज जो आप देशनोक करनी माता के मंदिर में दर्शन करने जाते हो, वो मंदिर भी किनका बनवाया हुआ है? महाराजा सूरत सिंह का बनवाया हुआ है। जो आज देशनोक के अंदर जो करणी माता का मंदिर है, वो किनका बनवाया हुआ है?
महाराजा सूरत सिंह का बनवाया हुआ है। हाँ, तो 3-4% इंपॉर्टेंट हो गए भाई। चूरू के अंदर जो चांदी के घोड़े दागे गए थे वो कौन से राजा के खिलाफ? सूरत सिंह के खिलाफ। 1805 में बटनेर पे अधिकार करके हनुमानगढ़ कौन करता है? सूरत सिंह करता है। देशनोक में करणी माता का मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? सूरत सिंह करवाता है। ये बात भी सही है। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजा भी यही है। 1818 में बीकानेर संधि करता है अंग्रेजों से, तो कौन करता है? सूरत सिंह को। अंग्रेज बोलते हैं तेरी सूरत प्यारी लागे, हम क्या करते हैं, ऐसे संधि कर लेते हैं, है ना। सूरत देख कर क्या करता है? संधि करता है। किससे? अंग्रेजों से। तो सारों कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सत्य हो जाएंगे। सारे कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सत्य हो जाएंगे। चले आगे। राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के मध्य अंतिम युद्ध बासन पीर का युद्ध जैसलमेर में कब हुआ था? भाई राजस्थान में आंतरिक भाई संधियां करने से पहले आपस में लड़ते थे राजा सारे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में अपने जो आंतरिक युद्ध थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे? खत्म होने लगे, है ना। आंतरिक युद्ध क्या होने लगे? खत्म होने लगे। तो अंतिम जो युद्ध हुआ था दो रियासत राजस्थान की, वो कौन कौन सी थी? उनके जैसलमेर में होता है उनका युद्ध। बासन सिर कहां पर था आपका? जैसलमेर में। तो कब हुआ था वो युद्ध? अंतिम युद्ध कब हुआ था? बताओ देखे। वो होता आपका 1829 में। कब होता है? 1818 में संधि करते हैं सारे, और 1829 में अंतिम युद्ध होता है। भाई 1544 में तो होना ही नहीं है, जैतारण का युद्ध था 1544 में। तो 1897 में क्रांति हो गई थी। उससे पहले अंतिम युद्ध कब होता है? 1829 में रतन सिंह और गज सिंह के मध्य होता है। जैसलमेर के गज सिंह थे और इधर बीकानेर के कौन थे? रतन सिंह। उनके बीच में क्या होता है? अंतिम युद्ध होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? बासन पीर का युद्ध बोलते हैं। और जीत किसकी होती है? जैसलमेर के गज सिंह की होती है। चले आगे। किस मारवाड़ शासक को राजस्थान किस मारवाड़ राजा को 1899 में अंग्रेजों ने केसरे हिंद और चीन युद्ध पदक दिया था? ये बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। और ये राजा आपको एक दो क्वेश्चन देके जाएगा मारवाड़ का, बीकानेर का। बताओ कौन से राजा को केसरे हिंद और चीन पदक से सम्मानित किया था अंग्रेजों ने? हरि सिंह सैनी, गुड इवनिंग। महाराजा गंगा सिंह थे भाई, महाराजा गंगा सिंह ही थे, है ना। हाँ, महाराजा गंगा सिंह को क्या देते हैं 1899 के अंदर? देखो 1899 में क्या होता है, आपने सुना होगा छप्पनिया काल। छप्पनिया काल का नाम सुना है? हाँ, तो छप्पनिया काल पड़ता है और उसका महाराजा गंगा सिंह ने बहुत ही अच्छे तरीके से समन्वय किया था। गंग नहर लेके आए थे गंगा सिंह छप्पनिया काल को देखते हुए। तो अंग्रेजों ने खुश होकर इनको किसकी उपाधि दी थी? केसरे हिंद और चीन युद्ध पदक के नाम से क्या किया था? सम्मानित किया था। किसने? गंगा सिंह ने। गंगा सिंह को किसने? अंग्रेजों ने। कब किया था? 1899 में। किसके किसके फलस्वरूप? 1899 में होने वाले छप्पनिया काल को बढ़िया तरीके से समन्वय करने के खुशी में क्या मिलते हैं अंग्रेजों की तरफ से? इनको दो पदक मिलते हैं, केसरे हिंद और चीन युद्ध पदक। किसको मिलते हैं? गंगा सिंह जी को। चलो अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी? 1913 में कौन थे राजा? गंगा सिंह जी थे। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा। मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्या बनता है यहाँ से? क्वेश्चन बनता है कि प्रजा प्रतिनिधि सभा कहाँ बनी थी? बीकानेर में बनी थी। कब बनी थी? 1913 में। कौन बनाता है? गंगा सिंह बनाता है। ठीक है भाई। हाँ। छप्पनिया काल काल क्यों को बोलते हैं? क्योंकि ये विक्रम संवत 56 में हुआ था, है ना। विक्रम संवत 1856 में पड़ा था, इसलिए छप्पनिया काल बोलते हैं इसको। चले आगे। 1916 में किस राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को सर्वोपरि आर्थिक सुविधा? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जो बनारस के अंदर आपकी हिंदू बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी जब स्थापना 1916 में हो रही थी तो राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। वो कौन थे? बीकानेर के राजा गंगा सिंह थे। कौन थे? बीकानेर के राजा गंगा सिंह थे। और
बीएचयू का पहला कुलपति भी इन्हीं को बनाया गया था। बीएचयू के पहले कुलपति, कुलपति जानते हो यूनिवर्सिटी को संभालने वाले, पहले कुलपति भी किनको बनाया गया था? गंगा सिंह जी को ही बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता प्रदान की थी भाई। ठीक है, चलिए आगे। किस राजा को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है? जैसे गंगा को लेके आए थे, वैसे ही राजस्थान में गंगा कौन, गंग नहर कौन लेके आए थे? गंगा सिंह। कौन लेके आए थे? गंगा सिंह, इसलिए राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान वालों की प्यास किसने बुझाई थी? गंगा सिंह जी ने बुझाई थी। तो राजस्थान का भागीरथ किसको कहा जाता है? गंगा सिंह जी को कहा जाता है। ठीक है, हाँ। किस राजा ने बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखाया था? ये बता दो, ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखो, बीकानेर के सिक्कों को कहा जाता है गजशाही सिक्के। कौन से सिक्के? गजशाही सिक्के। जैसे उदयपुर वालों को बोला जाता है स्वरूप शाही सिक्के, आर्ट कल्चर का क्वेश्चन आपके। और आपके जयपुर वालों को बोला जाता है जहाड़ शाही सिक्के। वैसे बीकानेर वाले सिक्कों को क्या बोला जाता है? गजशाही सिक्के। कौन से सिक्के बोला जाता है? गजशाही सिक्के। तो इन गजशाही सिक्कों पर विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखाने वाले राजा थे गंगा सिंह। अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छी बनती थी इनके साथ। ठीक है, हाँ। चलो, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि गंगा सिंह जी ऊंटों की सेना रखते थे, है ना? ऊंटों की सेना रखते थे, और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ये ऊंट भी लेके गए थे। तो ऊंटों की सेना रखने के लिए जो सेना थी, ऊंटों की सेना, उनको किस नाम से जाना जाता था? यह प्रश्न बताओ चलो आप, कि गंगा सिंह जी की ऊंट सेना है, उनको किस नाम से जाना जाता था? बताओ, देखें, बताओ। उनको बोला जाता था गंगा रिसाला। क्या बोला जाता था? ऊंटों की जो सेना थी, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, गंगा रिसाला। ये ऊंटों की सेना को बोला जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले राजा भी कौन थे? गंगा सिंह ही थे, और ये ऊंटों की सेना लेके गए थे वहां पे। अनमोल बिश्नोई बोलते हैं कि नहीं पता, आज के बाद पता चल जाएगा गंगा रिसाला क्या होती है। हाँ जी, तो ये आपका था राठौड़ वंश। ये आपका था राठौड़ वंश। कैसा लगा बताओ, कैसे लगे क्वेश्चन? कैसे लगे सारे क्वेश्चन? कमेंट करके बताओ। आरपीएससी के नए ट्रेंड पे है, मूल किताब पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे, मूल किताब पढ़ने की जरूरत है क्या, बताओ अब? नहीं है ना? चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी धमाकेदार क्लास के साथ एक और। तब तक के लिए जय हिंद।